हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा आज का डिस्कशन मोटिवेशन टॉपिक पे है। ये बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट या हम कह सकते हैं एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड मोटिवेशन में ना बेसिकली हमें जो डिस्कशन करना है वो करना है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पे। ये जो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है, इनसे हर एक एग्जाम लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन पे डिटेल डिस्कशन हमें करना है। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीकॉम के लिए आप एग्जाम देने वाले हो सेमेस्टर का, या सीएमए फाउंडेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए ये सारे टॉपिक्स बहुत रेलेवेंट है। तो बेसिकली हमें मोटिवेशन टॉपिक इसीलिए कवर करना है क्योंकि हमें थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन कवर करना है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है, मोटिवेशन का मतलब क्या है, और फिर उनकी थ्योरीज पे चलेंगे। देखो, हमने यहाँ पे लिखा है कि मोटिवेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो किसी किसी मोटिव से करते हैं। आप खुद सोचो कि अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, कोई ना कोई आपका मोटिव होगा। और जनरली मोटिव क्या होता है कि अगर हमें जॉब करनी है तो जॉब से हमें इन रिटर्न पैसा मिलेगा और उसी पैसे से बेसिकली हमें अपनी नीड्स पूरी करनी होती है। होता है ना ऐसा? तो आप कभी भी कोई भी काम बिना किसी मोटिव के नहीं करते हो, एंड उसी मोटिव की वजह से आपको मोटिवेशन मिलता है। जैसे अगर मान लो हम जॉब पे जा रहे हैं, मेरा ये मोटिव है कि हमें अपनी फैमिली रन करनी है, तो भाई हमें पैसे चाहिए, और वो पैसा हमें कहाँ से मिलेगा? जॉब से मिलेगा। तो हमारा जो मोटिव है वो जॉब करने का, वो क्या है? अर्निंग मनी। ठीक, तो ये मोटिव जो होता है ना कुछ करने का, यही आपको मोटिवेशन देता है। इन जनरल अगर हम लोग देखें तो मोटिव या मोटिवेशन जो होता है ना, वो सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हमें सिर्फ फेम चाहिए होता है, प्रमोशन चाहिए होता है, हम ये चाहते हैं कि लोग हमें जाने, तो ये भी मोटिव हो सकता है हमारे काम करने का। Motive means the urge to do something. Motivation may be defined as a process of inducing or inspiring people to take the desired course of action. Motive, जो भी आपका मोटिव है जॉब करने का, बेसिकली मोटिव का मतलब क्या होता है? urge to do something. अब यहाँ पे अगर देखा जाए, कुछ करने का जो हमारा इच्छा है, कुछ करने का जो हमारा मन होता है, उसी को हम लोग मोटिव कहते हैं। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है ना जिससे आप किसी भी पर्सन को इंस्पायर करते हो कि कैसे वो अपना डिज़ायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब किस तरीके से वो अपना काम करें कि वो उनका जो मोटिव है वो फुलफिल कर पाए। ठीक है, मोटिवेशन मतलब क्या है कि सिंपली आप किसी को मोटिवेट करते हो कि आप इस डायरेक्शन में काम करोगे, इस तरीके से काम करोगे, इस पैटर्न पे काम करोगे, तो आपका अपना पर्टिकुलर जो मोटिव है इस जॉब को करने का, इस काम को करने का, वो भी पूरा हो सकता है। क्लियर? According to Stephen Robbins, motivation is a willingness to exert high levels of effort towards organizational goals, conditioned by the effort's ability to satisfy some individual needs. Motivation मतलब क्या है? Simply किसी भी पर्सन को जब आप पूरी तरीके से एक डायरेक्शन में काम करने के लिए प्रमोट करते हो, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव हो पाए। एंड अगर ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव होगा तो नो डाउट उस पर्सनल इंडिविजुअल का भी गोल अचीव हो पाएगा। जैसे अगर मान लो आप जॉब कर रहे हो और आपका मोटिव है कि भाई आपको प्रमोशन मिले, तो आपका काम क्या होना चाहिए? आपका सिर्फ काम ये होना चाहिए कि किसी भी तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए, सो दैट मेरे वर्क को नोटिस किया जाए, और अगर आपके काम को नोटिस किया जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली प्रमोशन मिल जाएगा। क्लियर? The process of motivation begins with the awareness of a need. Feeling of an unsatisfied need causes tension. A person takes some action to satisfy his need. If the action succeeds to satisfy the need, the person feels motivated. In case the action fails, the person takes a different action. When the present need is satisfied, a new need arises and the process is repeated. कह रहा है मोटिवेशन का जो प्रोसेस है ना, वो किस चीज़ से अराइज होता है? ज़रूरत से। जैसे अगर मान लो आप लोगों की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का गोल है कि उनका एसआरसीसी में एडमिशन हो जाए। तो हमें पता चल गया कि आपकी नीड क्या है, कि आपको एसआरसीसी में एडमिशन चाहिए। अब हमें पता है कि आप एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर हम आपको प्रॉपर सही तरीके से गाइड कर दें कि किस तरीके से आप अपने इस गोल को अचीव कर पाओगे, अगर आप इस तरीके से हमारे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हो, क्लासेस अटेम्प्ट कर रहे हो, तो बहुत ही ईजिली आप एसआरसीसी में एडमिशन ले पाओगे। अगर एक प्रोसेस से हम आपको चीज़ें क्लियर कर दें तो ऑटोमेटिकली आप मोटिवेटेड फील करोगे और आप उसी डायरेक्शन में काम करोगे, सो दैट आप अपने मोटिव को या गोल को अचीव कर पाओ, है ना? तो सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है? अगर हमें किसी को भी मोटिवेट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि उनकी ज़रूरत क्या है। क्लियर?
Thus, motivation involves interaction between needs and incentives. Incentives are the inducements which are used to motivate people. An incentive has motivational power because it helps to satisfy some needs. Several financial and non-financial incentives are used to motivate people. अब अगर जॉब के सेंस में बात करेंगे तो भाई जॉब में कुछ लोगों को देखा जाए तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स चाहिए होता है और कुछ को नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स चाहिए होता है। तो जो उनकी ज़रूरत है और इंसेंटिव है, इनके बीच के इंट्रैक्शन को ही हम मोटिवेशन कहते हैं। जैसे अगर हम मैनेजर हैं तो हम किसी भी पर्सन को, एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे कि देखो आपकी ये ज़रूरत है कि आपका इंक्रीमेंट हो जाए, है ना। तो ये इंक्रीमेंट तभी पॉसिबल है जब आप अपना पूरा 100% ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करोगे। अगर आप अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट करेगी। क्लियर। तो ये किस तरह का इंसेंटिव है? फाइनेंशियल इंसेंटिव। वैसे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब क्या हो गया? सिंपली किसी को मोटिवेट करना कि हम आपका प्रमोशन करवा देंगे, या आपको फेम मिलेगा, मतलब लोग आपको जानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, तो ये भी इंसेंटिव हो सकता है। On the basis of the above description, the following characteristics of motivation can be defined. सबसे पहले तो मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हर एक ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि उनकी कोई ना कोई ज़रूरत होती है, नीड होती है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं ये पूरा करना है, एंड उस नीड की वजह से ही आपको कोई भी पर्सन मोटिवेट कर सकता है। अगर आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, मतलब आपके पास सफिशिएंट पैसे हैं, आपके पास सफिशिएंट फेम है, आप प्रॉपरली अपने पोजीशन पे आपको लग रहा है कि आप प्रमोटेड हो, तो क्या आप कभी भी, आपको कोई मोटिवेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मोटिवेट तभी कर पाएगा जब आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी हो जिसकी आपको ज़रूरत हो। तो मोटिवेशन अगर देखा जाए तो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, हमारे दिमाग का कॉन्सेप्ट है। मोटिवेशन इज टोटल, नॉट पीस मिल्क। A person cannot be motivated in parts. An employee is an individual unit and his needs are interrelated. He cannot be motivated by fulfilling some of its need partially. तो अगर हम नीड्स की बात करें तो कंप्लीट नीड्स जब हमारी पूरी होती है ना, हम उसी पे बात करें, मतलब अगर हमारी कंप्लीट नीड्स की बात करें तो उसी के लिए कोई हमें मोटिवेट कर सकता है, पार्शियल नीड्स के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता। तो ये पीस मिल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है? टोटलिटी का कॉन्सेप्ट है। नो डाउट ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये तो सबको पता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक टाइम पे मोटिवेटेड हो गए और फिर वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा, नहीं, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि आपकी एक ज़रूरत पूरी होगी, दूसरी ज़रूरत अराइज होगी, फिर वो पूरी होगी, फिर तीसरी ज़रूरत अराइज होगी। तो इस तरीके से आपको हर बार मोटिवेट किया जा सकता है। क्लियर। ये 4th पॉइंट नहीं है, ये इसी का पार्ट है, मोटिवेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का। और हम ना कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, रीडिंग आप लोग एक बार खुद से कर लेना। नेक्स्ट है मोटिवेशन कॉजेज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नो डाउट अगर एक पर्सन जिसकी ज़रूरत है, अगर उसको सही डायरेक्शन में मोटिवेट किया जाए तो उनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना ईजी होता है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनका भी गोल अचीव हो जाएगा। मोटिवेशन में भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ऊपर बताया, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सैलरी इंक्रीमेंट की ज़रूरत हो, बोनस की ज़रूरत हो सकता है कि आप सिर्फ ये चाहते हो कि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले काम करने के लिए, आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, आपको प्रेस किया जाए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का इंसेंटिव हो सकता है। एंड मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, देयर इज नो यूनिवर्सल थ्योरी और अप्रोच टू मोटिवेशन। Moreover, individuals differ in what motivates them. Therefore, a manager has to analyze and understand a variety of needs and has to use a variety of rewards to satisfy them. ठीक है, मोटिवेशन अगर देखा जाए तो ये कोई फिक्स कॉन्सेप्ट तो नहीं है, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग होती है। तो उनकी ज़रूरत को पहले समझो, उसके अकॉर्डिंग उनको रिवॉर्ड दो, तभी आप उनको प्रॉपर मोटिवेट कर सकते हो। क्लियर। तो ये किस तरह का प्रोसेस है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। अब अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो कह रहा है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एन इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल है, अगर वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, और वो भी लिमिटेड कॉस्ट के साथ या मिनिमम कॉस्ट के साथ, है ना, तो ही ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। और इसके लिए मोटिवेशन सबसे अच्छा फैक्टर है, क्योंकि अगर आपको प्रॉपरली मोटिवेट किया जाए आपके काम के लिए तो आप इफेक्टिवली भी वर्क करोगे और एफिशिएंटली भी वर्क करोगे। All organizational facilities will remain useless unless people are motivated to utilize these facilities in a productive manner. Motivation is an integral part of management process and every manager must motivate his subordinates to create in them the will to work.
आपको सामने वाले पर्सन को मोटिवेट करना होता है कि उनके अंदर जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है काम करने की, वो बाहर आ पाए, है ना। जैसे आज हमने बोला ना कि अगर हम इसको अदर तरीके से लें, हमें पता है कि अगर आपको SRCC में एडमिशन चाहिए, या आपको UGC नेट क्रैक करना है, या आपको CMA फाउंडेशन क्रैक करना है, तो हमें सिर्फ आपको प्रॉपर तरीके से ये समझाना है कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करोगे, फिर आप अपनी प्रिपरेशन के लिए 100% दोगे, तो नो डाउट आपका जो गोल है वो आप अचीव कर पाओगे। क्लियर? हाई मोटिवेशन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस। अगर ज़्यादा मोटिवेटेड पर्सन है तो उसको क्या क्या एडवांटेज मिल सकता है? हायर एफिशिएंसी, है ना भाई। अगर आप प्रॉपरली मोटिवेटेड, आपको पता है कि आप की नीड पूरी हो सकती है, तो उस केस में आप अपना 100% दोगे किसी भी एक्टिविटी को, और जब आप 100% दोगे तो वहाँ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट भी यही बोला है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब आप अपना 100% देते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए, तो वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी रिसोर्सेज का लॉस नहीं होता। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, आपको ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने की ज़रूरत ही नहीं, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल लॉयल एंड कमिटेड रहोगे। बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंक्रीज्ड लेबर प्रोडक्टिविटी इन टर्न रिजल्ट्स इन हायर वेजेस फॉर एम्प्लॉयज़। मोटिवेशनल स्कीम्स क्रिएट इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. There arises a sense of belonging and mutual cooperation at all levels. Motivation will foster team spirit among workers. This will reduce labor unrest and create better relations between management and workers. कह रहा है कि अगर लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो नो डाउट आपको वेजेस भी ज़्यादा मिलेगा, और सिंपली क्या करना होता है ना कि आप जब किसी पर्सन को मोटिवेट करते हो तो वो एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए तो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा तो इंडिविजुअल गोल जो उनका है वो भी अचीव हो पाएगा। तो मोटिवेशन की हेल्प से क्या होता है कि एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आप मर्ज कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। Then easier selection, an enterprise that offers abundant financial and non-financial incentives enjoys a reputation in the labor market. Therefore, it can easily attract competent person for filling various vacancies. Facilitates change. High motivation helps to reduce resistance to change. An organization has to incorporate changes to cope with environmental changes. Properly motivated employees accept, introduce and implement these changes, keeping the organization effective. मार्केट में जो भी चीज़ें बदल रही हैं, मतलब सिंपली यहाँ पे क्या होगा ना कि जब एम्प्लॉय प्रॉपरली मोटिवेटेड है तो वो डायनामिक भी होगा। मार्केट में जो भी नया आ रहा है वो उसको अडाप्ट कर पाएगा बहुत ही ईजिली। क्लियर? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे रिलेटेड टू इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, क्योंकि एग्जाम में ना इससे बहुत सारे MCQs बनते हैं कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, किस थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ें पूछता है एग्जाम में, है ना। अगर हम BCom लेवल की बात करें तो BCom में जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको ये पूरी की पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। बट जनरली अगर हम लोग UGC नेट की बात करें, CMA फाउंडेशन की बात करें, या MCom एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, तो सब में MCQs बनते हैं, और MCQs के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अब हम लोग एक एक थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और हमारी सबसे पहली थ्योरी है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। बट उसके पहले हम बता दें कि थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, ये जो 7 थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है, इनका भी नाम आपको याद रखना होगा कि ये सातों किसकी थ्योरी है? थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अब देखो, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, और यहाँ मेंशन हमने किया कि कई सारी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है। बेसिकली में 7 थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पढ़ना है। Some are called content theories and others are called process theories. These theories can be summed up as under, और इन सातों का नाम आप लोगों को याद करना है, जिसमें पहला है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, तो याद कैसे रखना है? थ्योरी X एंड थ्योरी Y बाय मैकग्रॉगर, एल्फर्ड्स ERG थ्योरी, अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल बाय मैकलेन, जे टेसी एटम्स इक्विटी थ्योरी, विक्टर व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अब देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कैसे पूछता है कि नीड हायरार्की थ्योरी किसकी है? तो मैस्लो की है। 2 फैक्टर थ्योरी किसकी है? हर्ट्जबर्ग की है। थ्योरी X एंड थ्योरी Y किसकी है? मैकग्रॉगर की है। ERG थ्योरी किसकी है? एल्डरफर्स की है। अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल किसका है? मैकलेन का है। एटम्स इक्विटी थ्योरी किसकी है? जे स्टेसी की है। एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसकी है? विक्टर व्रूम्स की है। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। एंड इसी तरीके से ना एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है।
जो एमसीक्यूज़ बनते हैं ना, जनरली इसी तरीके से एमसीक्यूज़ बनते हैं। अब एक एक करके हम लोग डिटेल में सारी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है मैस्लोज मॉडल, और मैस्लोज का मॉडल है नीड पे, मतलब उन्होंने कहा कि जैसी ज़रूरत होगी उसी के बेसिस पे हम एक हायरार्की बना देंगे। ठीक, उनकी हायरार्की में देखो तो सबसे पहले और बेसिक है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब रोटी कपड़ा मकान, सिंपल से लैंग्वेज में रोटी कपड़ा मकान। और किसी भी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जो एक बेसिक नीड होती है किसी भी पर्सन की, वो तो यही होती है। उसके बाद सेकंड नीड आती है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, कि जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं मेरी जॉब सिक्योरिटी रहे, हमें किसी भी तरीके से गलत ट्रीट ना किया जाए, हमारे साथ पार्शियलिटी ना हो। देन सोशल नीड होती है कि जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पे लोगों के साथ मेरी एक गैदरिंग हो, मेरा उठना बैठना हो, मेरे कलीग्स बने। देन एस्टीम नीड्स होती है कि एक स्टेटस होना चाहिए मेरा ऑर्गेनाइजेशन में, एक रिकग्निशन होनी चाहिए। एंड लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, कि जो मेरी पोटेंशियल है 100% हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर सकें। क्लियर? दूसरे तरीके से देखो, अगर साइकोलॉजिकल नीड्स की बात करें तो ये कह रहा है हाई वेजेस, कि जो पेमेंट है वो हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा ज़्यादा मिलेगा तो जो हमने बताया रोटी कपड़ा मकान, वो तीनों चीज़ें मेरी फुलफ़िल हो सकती है। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स में जॉब सिक्योरिटी हो गई, सोशल नीड्स में कलीग्स के साथ सपोर्ट हो गया, एस्टीम नीड्स में रिकग्निशन हो गया, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में क्या हो गया, बीइंग प्रमोटेड एंड गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप अपना 100% सर्व कर रहे हो तभी तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें बेसिक नीड है साइकोलॉजिकल नीड्स, और सबसे हायर लेवल पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। जो लोअर लेवल पे नीड है ना, इनको पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी है अगर अपर लेवल वालों से या हायर लेवल वालों से कंपेयर करें तो। क्योंकि अगर मान लो हम अपना 100% नहीं भी सर्व कर पा रहे हैं, मेरा एक स्टेटस नहीं भी है तो भी चल जाएगा, बट रोटी कपड़ा मकान होना ज़रूरी है, एक सिक्योरिटी जॉब की होना ज़रूरी है, लोगों का साथ होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ मेरे से कोई बात करने वाला नहीं है, हमको कोई पूछने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, हर किसी ने हमें कॉर्नर करके रखा है, तो क्या उस एनवायरनमेंट में हम कभी भी काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें एक हेल्दी और फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है किसी भी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जहाँ काम कर रहे हो या आपकी फैमिली में भी एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। भले आपके पास कितना रुपये पैसा हो फिर भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट बाकी जो नीड्स हैं जैसे रिकग्निशन के हो गए, स्टेटस के हो गए, फुल पोटेंशियल के हो गए, ये इतना ज़रूरी नहीं है। ये फुलफिल नहीं भी अगर करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, देखो यह लिखा हुआ है कि अब्राहम एच मैस्लो एन एमिनेंट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डेवलप्ड अ जनरल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसको हम नीड हायरार्की थ्योरी के नाम से जानते हैं। कुछ जो फीचर्स हैं इस थ्योरी में वो क्या है? द अर्ज टू फुलफिल नीड्स इज अ प्राइम फैक्टर इन मोटिवेशन ऑफ पीपल एट वर्क। कह रहा है कि किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। ह्यूमन बींग्स स्ट्राइव टू फुलफिल अ वाइड रेंज ऑफ नीड्स। ह्यूमन नीड्स आर मल्टीपल, कॉम्प्लेक्स एंड इंटर रिलेटेड। आप कभी भी नहीं सुनोगे कि किसी ह्यूमन बींग की जो नीड है वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड ही होती है ना। देन ह्यूमन नीड्स फॉर्म अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और हायरार्की। जो साइकोलॉजिकल नीड्स है वो सबसे बेस पे होता है, नीचे में होता है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर होता है, दैट इज अपेक्स पे। तो बीच में कौन सी नीड्स थी? सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड एंड एस्टीम नीड्स, ये बेसिकली बीच में थी। ठीक है, एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम बेस टुवर्ड्स अपेक्स नीड्स बिकम लेस एसेंशियल। कह रहा है जब आप नीचे से ऊपर की तरफ हायरार्की में चलोगे तो नो डाउट जो ऊपर की नीड्स हैं वो कम ज़रूरी होंगी कंपैरेटिवली लोअर लेवल से। लोअर लेवल नीड्स मस्ट एट लीस्ट पार्शली बी satisfied बिफोर हायर लेवल नीड्स इमर्ज। In other words, a higher level need does not become an active motivating force until the preceding lower order needs are satisfied. Human beings strive to gratify their needs in a sequential manner starting from the base of the hierarchy. All needs are not felt at the same time. तो सिंपली यही चीज़ कह रहा है कि जो लोअर लेवल नीड है वही ना पहले पूरी करोगे। अगर आपके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है सबसे पहले बेसिक, तो फिर आप सोशल सिक्योरिटी की या जॉब सिक्योरिटी के क्या करोगे? स्टेटस एक अच्छा लेकर के, रिकग्निशन लेकर के या फुल पोटेंशियल देके क्या करोगे? ठीक है, तो यही कह रहा है कि सबसे पहले हमें बेसिक नीड को पूरी करना होता है, और जैसे जैसे बेसिक नीड पूरी होती जाती है फिर ऊपर की सारी नीड्स हमारी अराइज होती जाती है। As soon as one need is satisfied, another need emerges. This process of need satisfaction continues from birth to death.
मैन इज़ अ वांटिंग एनिमल, ये तो सबको पता है कि जैसे एक नीड पूरी होगी हमारी दूसरी नीड अराइज हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी तीसरी अराइज हो जाएगी, एंड सो ऑन. A satisfied need is not a motivator that it ceases to influence human behavior. It is unsatisfied needs which regulate an individual's behavior. कोई भी पर्सन अपनी भी लाइफ में देख सकता है कि वो चीज़ें जो आपको मतलब वो नीड्स जो अभी तक पूरी नहीं हुई है सिर्फ वही आपको मोटिवेट कर सकती हैं. वो नीड्स जो पूरी हो चुकी है ना वो आपको कभी भी मोटिवेट नहीं करेगी. एक बार मान लो आपका मन है रोटी कपड़ा मकान आपके पास होना चाहिए, अगर आपके पास फूड भी है, शेल्टर भी है, क्लोथ्स भी है, तो क्या इसके लिए आपकी नीड अराइज होगी? नहीं. फिर आपको लगेगा कि अब तो जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए. जैसे जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी फिर आपको लगेगा अरे हमारे कलीग्स हमें सपोर्ट करें. फिर कलीग सपोर्ट करने लगेंगे तो हमें लगेगा कि अरे मेरा स्टेटस रिकॉग्निशन होना चाहिए. फिर एट लास्ट हमें लगेगा कि हमें अपना 100% सर्व करना है सो दैट हमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दें. ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है कि वो नीड्स जो लोगों की नहीं पूरी हुई होती है ना वही मोटिवेट करती है. जो पूरी हो चुकी होती है वो कभी भी मोटिवेट नहीं करती. Various needs levels are interdependent and overlapping. Each higher level needs emerges before the lower level need is completely satisfied. तो ये तो सिंपल है. तो ओवरऑल अगर देखा जाए होपफुली आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि अगर हम लोग मैस्लोज नीड हायरार्की की बात करें तो इसमें ये कह रहा है ना कि 5 नीड है. पहला साइकोलॉजिकल नीड है जिसमें हम लोग फूड क्लोथ शेल्टर की बात करते हैं. फिर हमारा सेफ्टी नीड है जिसमें हम जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं. फिर सोशल नीड है जहां हम चाहते हैं कि हमारे कलीग्स हमें जाने. फिर एस्टीम नीड्स है, रिकॉग्निशन एंड स्टेटस, और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां हम 100% अपना सर्व करना चाहते हैं. तो ये 5 नीड है जिसमें पहली नीड, दूसरी नीड और तीसरी नीड अगर देखा जाए तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चाहे फूड क्लोथ शेल्टर की बात करें, चाहे जॉब सिक्योरिटी की बात करें, चाहे कलीग्स के सपोर्ट की बात करें. बट अगर स्टेटस रिकॉग्निशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज़ फुल पोटेंशियल की बात करें तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नीड्स नहीं है. बट स्टिल जैसे हमारी एक नीड पूरी होती है हम दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं, फिर तीसरी, चौथी एंड 5वीं. क्लियर? अब वही चीज़ यहाँ पे देखो एक एक पॉइंट करके दिया हुआ है. तो ये पॉइंट तो हम आप लोगों के लिए रीड नहीं करेंगे. यहाँ पे सिंपली आप लोगों को वही चीज़ मेंशन मिलेगी जो हमने बताई है. अगर हम साइकोलॉजिकल नीड्स की बात करें तो साइकोलॉजिकल नीड्स एकदम बायोलॉजिकल नीड्स है और इनको हम सर्वाइवल नीड्स भी कहते हैं, जिसमें आएगा फूड, ड्रिंक, एयर, स्लीप एक्सेट्रा. देन सेफ्टी नीड्स की बात करें तो सेफ्टी नीड्स मतलब जॉब सिक्योरिटी, कि हमें हमेशा देखो कोई भी जॉब करने पे ये डर रहता है ना कि कहीं हमें कोई उस जॉब से निकाल ना दे. उसके अलावा अगर हम वहाँ पे अपना 100% सर्व करें तो हम चाहते हैं कि मेरी फ्यूचर के लिए भी वो कुछ प्लानिंग करें, जैसे पेंशन प्लान हो गया, इंश्योरेंस प्लान हो गया. वन साइकोलॉजिकल नीड्स आर रीजनेबली सेटिस्फाइड. अ पर्सन वांट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल डैमेजेस एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी. सेफ्टी नीड्स आर दस कंसर्न विद प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, deprivation and threat. These needs are finite but they may serve as motivators in case of arbitrary and unpredictable management actions. Such actions create uncertainty and people seek job security. Organization can influence these needs through pension scheme, insurance plan, fear of dismissal, etc. मतलब हमेशा एक डर रहता है कि कहीं हमको कोई जॉब से निकाल ना दे, कहीं मेरे लिए फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी उन्होंने ना रखी हो. तो इसके लिए आपको अपने एम्प्लॉय को सेफ्टी नीड्स देनी होती है. और वो कैसे देनी होती है? कोई पेंशन स्कीम उनके नाम पे रखो, कोई इंश्योरेंस प्लान रखो, उनको इस चीज़ के लिए 100% मतलब भरोसा दिलाओ कि हम आपको जॉब से नहीं निकालेंगे. देन हमारे पास है सोशल नीड्स. Man is a social animal as he seeks affiliation, that is association with others. Social needs refer to need for belonging, need for acceptance and need for love and affection, etc. Such needs are infinite as they are considered as secondary needs because they are not essential to preserve human life. They represent needs of the mind and the spirit rather than of the physical body. Organization can influence these needs through supervision, communication system, work group, etc. अगर देखा जाए सोशल नीड्स जो होती है जहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हमारे कलीग्स, हमारे जो बाकी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो हमसे कांटेक्ट करें, कनेक्टेड रहें, वो हमें सपोर्ट करें. तो ये क्या, ये कोई फिजिकल बॉडी से रिलेटेड नीड है? नहीं, ये ना आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए चाहिए होता है. चाहिए ये नीड आप चाहते हो पूरी करना. ठीक है, अगर देखा जाए तो ये बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है फिजिकली बट मेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, कहीं भी हम लोग स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, अगर हमारे फ्रेंड्स ना हो वहाँ तो क्या हम वहाँ जाना प्रेफर करेंगे? नहीं. वैसे ही फैमिली में भी एक अच्छा इन्वायरमेंट ना हो तो क्या हम अपनी फैमिली में रहना पसंद करेंगे? नहीं. तो आपके लिए इन्वायरमेंट अच्छा होना ज़रूरी है. और वो इन्वायरमेंट आपको कौन प्रोवाइड करता है? जो आपके कलीग्स और वर्कर्स हैं. देन हमारे पास है एस्टीम नीड्स. एस्टीम नीड्स आर ऑफ 2 टाइप्स. पहला है सेल्फ एस्टीम और दूसरा है एस्टीम ऑफ अदर्स. सेल्फ एस्टीम नीड्स इंक्लूड सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंपिटेंस, अचीवमेंट, नॉलेज एंड इंडिपेंडेंस.
स्टीम ऑफ अदर्स इंक्लूड्स रेपुटेशन, स्टेटस एंड रिकॉग्निशन। तो दो चीज़ है, पहला सेल्फ स्टीम है, सेल्फ स्टीम में कि मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मेरे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम इतने कॉम्पिटेंट होने चाहिए कि किसी भी सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर सके, मेरी नॉलेज बिल्कुल सही होनी चाहिए और हम इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें। एंड एस्टीम ऑफ अदर्स में हम ये चाहते हैं कि दूसरे हमें रिस्पेक्ट दें। दूसरे हमें कैसे रिस्पेक्ट देंगे? रेपुटेशन हमारी होनी चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, रिकॉग्निशन होना चाहिए कि लोग हमें देख करके समझें, जानें कि हाँ ये इस ऑर्गेनाइजेशन में इस पोजीशन पे काम कर रहे हैं। क्लियर? एंड लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। दीज आर द नीड्स फॉर रियलाइजिंग वंस फुल पोटेंशियल, फॉर कंटिन्यूड सेल्फ डेवलपमेंट, फॉर बीइंग क्रिएटिव। इट इज़ अ डिज़ायर ऑफ बिकमिंग वॉट वन इज़ केपेबल ऑफ बिकमिंग. It is an infinite and growth need. It is psychological in nature and very few persons satisfy it. The conditions of modern industrial life provide limited opportunity for the satisfaction of self-actualization. तो self-actualization का मतलब क्या है कि जब आपकी सारी नीड्स पूरी हो जाती है तो फिर आपको लगता है कि अब हमें अपना 100% सर्व करना चाहिए, क्योंकि भाई अब मेरे पास फूड है, क्लोथ है, शेल्टर है, मेरे पास जॉब सिक्योरिटी, मेरे सारे कलीग्स भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं और हमें मेरा खुद का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है और मेरा स्टेटस रिकॉग्निशन भी है। तो एट लास्ट हमें क्या चाहिए कि भाई हम अपना 100% सर्व कर सकें। अगर हम अपना 100% पोटेंशियल देंगे तो कहीं ना कहीं हमें ऑर्गेनाइजेशन में सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, है ना। तो ये है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो कि हायरार्की के बिल्कुल टॉप पे होता है। क्लियर? ये हमने आप लोगों को डायग्राम बता दिया है और इसी में एक साइड देखोगे तो उसकी मीनिंग है और एक साइड उसकी एग्जाम्पल्स हैं। ये सबसे लोअर लेवल है, ये हायर लेवल है, अपेक्स लेवल, और बीच में कौन सी नीड्स हैं? एस्टीम नीड्स, सोशल नीड्स एंड सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। क्लियर? अच्छा, इसका कुछ इवैल्यूएशन हमने यहाँ मेंशन किया है। लिखा है कि नीड हायरार्की रिप्रेजेंट्स अ टिपिकल पैटर्न दैट ऑपरेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम। इट मस्ट नॉट बी व्यूड एज अ रिजिड स्ट्रक्चर टू बी अप्लाइड इन ऑल सिचुएशन। वैसे तो देखा जाए तो ये एक टिपिकल पैटर्न है जिस पैटर्न में ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर या एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। मैस्लोज नीड priority model of motivation has gained extensive popularity because it is simple and logical. It is compatible with the economic theory of demand. The theory helps to explain why a person behaves differently in two similar situations. It provides an insight into what is common to all. It extends to all areas of human life and is not limited to work situation alone. But there is little empirical support for it because its proposition could not be vigorously tested through empirical research. ये कह रहा है ना कि ये जो हमने हायरार्की बनाई है, ये अगर देखा जाए तो सिर्फ एक वर्क सिचुएशन पे ही नहीं बल्कि लोगों की लाइफ पे भी ये अप्लाई होगा। बट क्योंकि हमने लोगों की लाइफ पे इसको अप्लाई नहीं किया है अभी फ़िलहाल, इसीलिए हम इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते। मेन डिस्कशन किस पे होगा? वर्क सिचुएशन पे। और देखा जाए तो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी जो बनाई गई वो वर्क सिचुएशन के बेसिस पे ही बनाई गई है। ठीक है, तो अगर इवैल्यूएशन कट करना चाहो तो बहुत ही ईजिली कट कर सकते हो। बस इतना याद रखना कि मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी क्या थी और उसका क्या सीक्वेंस है हायरार्की का। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा मॉडल है हर्ज़बर्ग्स मॉडल। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हर्ज़बर्ग मॉडल ने क्या किया हम पहले आप लोगों को बता देते हैं। उन्होंने क्या किया ना कि इन तीन नीड्स को उन्होंने नाम दिया मेंटेनेंस नीड, और बाकी दो को दिया मोटिवेटिंग नीड। ठीक है, इसलिए उनकी थ्योरी का नाम है टू फैक्टर थ्योरी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दो ही फैक्टर्स की बात हो रही है, दो ही नीड की बात हो रही है। उनका ये कहना है ना कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्सन को एक प्रॉपर इन्वायरमेंट ना मिले तो वो कभी भी वहाँ पे जॉब करना पसंद नहीं करेंगे। आपको हम कितना भी अच्छा रिकॉग्निशन दे दें, कितना भी फेम आपको मिल जाए, आपका कोई भी स्टेटस हो, आप अपना 100% भी सर्व करो, बट अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, काम करने के लिए एक इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, तो क्या हम उस ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी काम करना पसंद करेंगे? नहीं। ऑर्गेनाइजेशन क्या, अगर आप किसी की फैमिली में भी देखो, फैमिली में अगर बहुत पैसा है, बहुत रुपया है, सब कुछ है घर में, बट अगर आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है ना, तो आप उस घर में कभी भी रहना पसंद नहीं करोगे। तो उनका यही पॉइंट था, उनका कहना है कि एक एनवायरनमेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और एनवायरनमेंट को उन्होंने तीन चीज़ों से कनेक्ट किया। एक तो फूड, रेस्ट, शेल्टर,
जॉब सिक्योरिटी एंड जो कलीग्स का सपोर्ट है, इन तीनों को उन्होंने किस में डाला है, मेंटेनेंस नीड में। उनका कहना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर को रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस नीड की ज़रूरत होती है और मेंटेनेंस नीड के बेसिस पे आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। और जो मोटिवेटिंग नीड है, ठीक है, वो उनको मोटिवेट कर सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है, बट डिससेटिस्फाई नहीं करेगी। मतलब जो मेंटेनेंस नीड है उसको हमने नाम दिया है डिससेटिस्फायर। डिससेटिस्फायर मतलब कि इनका कहना था, हर्ज़बर्ग का, कि अगर किसी भी पर्सन को मेंटेनेंस नीड फुलफिल नहीं होगी तो वो उससे डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। बट अगर मोटिवेटिंग नीड की बात करें, जहां हम बात करें स्टेटस की, रिकॉग्निशन की, तो उनका कहना था, हर्ज़बर्ग का कहना था कि जो मोटिवेटिंग नीड है ये डिससेटिस्फैक्टर का काम नहीं करती। अगर ये मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, ये वाला क्लॉज होता है। ठीक, अब यही चीज़ देखो हर्ज़बर्ग मॉडल में लिखा हुआ है, कह रहा है इन द लेट 50s Frederick Herzberg and his associates conducted interviews of 200 engineers and accountants in the Pittsburgh area of the United States. These persons were asked to relate elements of their jobs which made them happy or unhappy. Any analysis of their answers revealed that feeling of unhappiness or dissatisfaction were related to the environment in which people were working. On the contrary, feelings of happiness or satisfaction were related to their jobs. क्या बोला है, कह रहा है कि एक पहले हर्ज़बर्ग ने और उनके एसोसिएट्स ने एक इंटरव्यू लिया बहुत सारे लोगों का जो जॉब में थे और उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि आपका जो आप जॉब कर रहे हो उसमें खुश रहने का और नाखुश रहने का क्या रीज़न है। तो मैक्सिमम लोगों का कहना था कि अनहैप्पीनेस और डिससैटिस्फैक्शन किससे आती है, उस एनवायरनमेंट से जिसमें हम काम कर रहे हैं। क्लियर। एंड हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन किससे आती है, उस पर्टिकुलर जॉब से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि अगर हमसे पूछा जाए कि आप अपनी जॉब में किस चीज़ से नाखुश हो, किस चीज़ से डिससैटिस्फाइड हो, तो हमने कहा कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट से। और ये फैक्ट है कि किसी जगह का अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो आप किसी भी पोजीशन पे आपको काम करने का मन नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू हर्ज़बर्ग, मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर्स आर नेसेसरी टू मेंटेन अ रीजनेबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अमंग employees. These factors do not provide satisfaction to the employees, but their absence will dissatisfy them. ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है, कह रहा है कि अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको काम करने के लिए नहीं मिले तो कहीं ना कहीं आप हमेशा डिससैटिस्फाइड रहोगे। Therefore, these factors are called dissatisfiers. These are not intrinsic part of a job, but they are related to conditions under which a job is performed. They are environmental factors that is extrinsic to the job and are given in the following table. तो ये इनको हम लोग ने नाम दिया है मेंटेनेंस और हाइजीनिक फैक्टर, जिसमें देखो क्या क्या एग्जाम्पल है, कंपनी पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पीयर्स, interpersonal relationship with supervisors, interrelationship with subordinates, salary, job security, working condition, status. तो अगर देखा जाए तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल नीड से, सोशल नीड से एंड सेफ्टी नीड से, है ना। इन्हीं तीनों नीड से ये रिलेटेड है, जिनको हम लोग मेंटेनेंस फैक्टर का नाम दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं लोगों को डिससैटिस्फैक्शन फेस करना पड़ेगा, लोग उतने खुश नहीं रहेंगे अपनी जॉब में। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग मोटिवेशनल फैक्टर्स की बात करें तो ये इंट्रिंसिक पार्ट है जॉब का। एनी इंक्रीज इन दीज फैक्टर्स विल सेटिस्फाई द एम्प्लॉयज़ एंड हेल्प टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। बट अगर इसमें डिक्रीज करेंगे तो क्या डिससैटिस्फैक्शन होगा? नहीं, कोई डिससैटिस्फैक्शन नया नहीं होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल दिया, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ। तो ये बेसिकली हमारे पास एस्टीम नीड्स की बात कर रहा है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर ये नीड्स हम पूरी कर पाए तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पर अगर पूरी ना भी कर पाए तो डिससैटिस्फैक्शन तो नहीं होगा। क्लियर। Herzberg noted that the two sets of factors are unidimensional, that is, their effect can be seen in one direction only. He admitted that the potency of any of the job factor is not solely a function of the nature of the factor itself. It is also related to the personality of the individual, कि वो इंडिविजुअल क्या चाहता है, मोटिवेशन सीकर है या मेंटेनेंस सीकर है। अ मोटिवेशन सीकर इज मोटिवेटेड प्राइमरली बाय द नेचर ऑफ द टास्क एंड हैज हाई टॉलरेंस ऑफ पुअर एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर आप मोटिवेशन सीकर, आप चाहते हो कि आपको रिकॉग्निशन मिले, स्टेटस मिले, और तो फिर उस केस में ना आप कितने भी गंदे एनवायरनमेंट में काम करने के लिए रेडी रहोगे। वहाँ कितनी भी पॉलिटिक्स हो, वहाँ कितने भी वर्कर आपको सपोर्ट ना करें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप मेंटेनेंस सीकर हो तो नो डाउट आपको सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए एक अच्छा एनवायरनमेंट काम करने के लिए। उसके बाद ही आपको मोटिवेशन, अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, मतलब उसके बाद ही आपको रिकॉग्निशन, स्टेटस, फेम चाहिए। पर पहले क्या चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट। तो ये एक पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो मेंटेनेंस सीकर है कि वो मोटिवेशन सीकर है। क्लियर।
आगे के टॉपिक में भी वही चीज़ मेंशन किया है जो कि हमने एकदम शॉर्ट में बता दी है, तो उसको रीड कर लेना। यहाँ देखो मोटिवेटिंग फैक्टर्स की बात की और हाइजीनिक फैक्टर्स की बात की है। मोटिवेटिंग फैक्टर्स सिंपल सी बात है, आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं बट डिससेटिस्फाई नहीं कर सकते। पर जो हाइजीन फैक्टर्स है या मेंटेनेंस फैक्टर है वो आपको डिससेटिस्फाई कर सकते हैं अगर वो पूरी तरीके से, मतलब अगर आपको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, आपको आपके हिसाब से चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आप डिससेटिस्फाइड हो जाओगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन क्या है मैस्लो एंड हर्जबर्ग थ्योरीज का, जो कि हमें रीड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम यहाँ से बता दे रहे हैं कि जो मैस्लो नीड हायरार्की है उसमें पहला 3 जो है हमारा साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड एंड सोशल नीड, इसको हमने कनेक्ट किया है मेंटेनेंस फैक्टर्स के साथ। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम और स्टेटस नीड को हमने कनेक्ट किया है मोटिवेशन नीड्स के साथ। क्लियर, या मोटिवेशन फैक्टर के साथ। तो ये क्लियर होगा आप लोगों को। और बस इतना याद रखना कि मेंटेनेंस फैक्टर मतलब कि सिंपली एक अच्छे एनवायरनमेंट की बात करें, अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो वो हमें डिससेटिस्फाई करेगा, इसलिए हम उसको डिससेटिस्फायर का नाम देते हैं। एंड अगर हम लोग मोटिवेशन फैक्टर्स की बात करें तो ये हमें कभी डिससेटिस्फाई नहीं करता। अगर हमें ये मिले रिकॉग्निशन स्टेटस तो कहीं ना कहीं हम सेटिस्फाइड रहेंगे, अगर नहीं भी मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है मैकग्रॉगर्स मॉडल। ये बेसिकली थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई से रिलेटेड है। देखो यहाँ मेंशन है प्रोफेसर डगलस मैकग्रॉगर हैज़ डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस रिलेटिंग टू ह्यूमन बिहेवियर। उनका कहना था कि किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर पर्सन के नेचर या बिहेवियर पे कि वो किस तरीके से मोटिवेट होंगे। ठीक है। देयर आर 2 ऑल्टरनेटिव सेट्स ऑफ अजम्पशन। उनके 2 अजम्पशन थे मैकग्रॉगर के और उन्होंने नाम दिया थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में बेसिकली जो अजम्पशंस रखे गए थे वो क्या थे। पहला अजम्पशन था कि जो एवरेज इंडिविजुअल है उनका नेचर इंडोलेंट होता है, मतलब वो चाहें अगर उनको मौका मिले तो वो अपने काम को बहुत ही ईजिली अवॉइड कर दें। जो लोग होते हैं वो लैक करते हैं एम्बिशन, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। एवरेज ह्यूमन बीइंग बेसिकली अगर देखा जाए तो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कोई मतलब नहीं, उनको अपने गोल से मतलब होता है। मोस्ट पीपल आर बाय नेचर रेजिस्टेंस टू चेंज। वो डायनामिक नेचर के नहीं होते, जैसा वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो उसी पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं। एंड लास्ट अगर देखा जाए तो वो गलिबल है, नॉट वेरी ब्राइट, द रेडी विक्टिम ऑफ द स्कीमर। मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं होते, बहुत ज़्यादा आगे का नहीं सोचते हैं, बस जो चल रहा है उसी को लेके फॉलो करते हैं। ये बेसिकली थ्योरी एक्स के अजम्पशंस थे लोगों पे, क्योंकि ह्यूमन नेचर पे ही ये कह रहा है। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बेसिकली यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, मैकग्रॉगर का कहना है कि जो लोगों का नेचर है, लोगों का ह्यूमन बिहेवियर है, उसी पे कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मोटिवेट करोगे। तो थ्योरी एक्स में उन्होंने कहा कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करें तो उनको मौका मिलेगा तो वो काम को अवॉइड कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर होता है। क्लियर। अब लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ दीज अजम्पशंस द कन्वेंशनल व्यू ऑफ मैनेजमेंट पुट्स फॉरवर्ड द फॉलोइंग प्रपोजिशन। अब आपने अजम्पशन समझ लिया कि क्या अजम्पशन था। अब इसके बेसिस पे देखा जाएगा कि उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है, या मैनेजमेंट की कहाँ पे क्या ड्यूटी बनती है उनको मोटिवेट करने की। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइज, मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, पीपल इन द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक गेन। कह रहे हैं यहाँ पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है कि वो किस तरीके से मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, पीपल अरेंज करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू पीपल, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डायरेक्टिंग देयर एफर्ट्स, मोटिवेटिंग देम, कंट्रोलिंग देयर एक्शन, मॉडिफाइंग देयर बिहेवियर टू फिट द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लीटली मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो लोगों के एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में लेके आए, उनको मोटिवेट करें, उनके एक्शन को कंट्रोल करें। विदाउट एक्टिव इंटरवेंशन बाय मैनेजमेंट, पीपल वुड बी पैसिव, इवन रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। दे मस्ट देयरफॉर बी परस्यूडेड, रिवॉर्डेड, पनिश्ड एंड कंट्रोल्ड। तो अगर देखा जाए कायदे से यहाँ यही बोला गया कि जो मैनेजमेंट है पूरी तरीके से उन्हीं का कंट्रोल, पूरी तरीके से उनका इंटरवेंशन होना चाहिए, अदरवाइज लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग किसी भी तरीके से मोटिवेट नहीं होने वाले हैं। हाँ, अगर उनको टाइमली रिवॉर्ड दिया जाए, पनिश किया जाए, कंट्रोल किया जाए, तभी आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, तभी आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। क्लियर। तो थ्योरी एक्स कंप्लीटली यही चीज़ कहता है कि किसी भी पर्सन की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई भी पर्सन काम अवॉइड करना चाहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करना चाहेगा, तो पूरी तरीके से मैनेजमेंट को उनके पीछे लगना होता है उनको मोटिवेट करने के लिए। क्लियर।
The above assumptions are negative in nature. Therefore, theory X is a conventional or traditional approach to motivation. External control is considered appropriate for dealing with unreliable, irresponsible, and immature people. According to McGregor, an organization built upon theory X notion will be one in which there is close supervision and कंट्रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स एंड हाई सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। मैग्रॉगर का कहना था कि अगर हम थ्योरी एक्स में देखें, क्योंकि हम यहाँ पे मान रहे हैं कि लोग बिल्कुल बेकार हैं, उनका नेचर ऐसा है कि वो कहीं पे भी काम ना करने के बहाने ढूंढते हैं, इसीलिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्प्लीटली सुपरविजन होता है, पूरी तरीके से सबॉर्डिनेट्स का कंट्रोल होता है, एंड जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनका सेंट्रलाइजेशन होता है, वो उनको कौन लेगा? सिर्फ हायर अथॉरिटी ही लेगी। क्लियर? Leadership in such an organization will tend to be autocratic and workers will have very little say in decisions affecting them. The climate in a theory X organization would be impersonal. This theory implies use of carrot and stick approach. तो सिंपल सी बात यहाँ पे बोला है कि कम्प्लीटली अगर देखा जाए लीडरशिप भी किस तरीके का फॉलो करेंगे, ऑटोक्रेटिक, जहाँ पे आप ऑर्डर देंगे, मतलब लीडर ऑर्डर देगा और लोग उसको फॉलो करेंगे, लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते। नहीं करने का रीज़न यही है क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि वो कामचोर है, वो हार्ड वर्किंग नहीं है, उनको काम करना पसंद नहीं है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं है। तो सिंपली इस केस में क्या करेंगे कि जो मैनेजमेंट है वही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और उनकी ये ड्यूटी बन जाती है कि वो किस तरीके से लोगों को इन्वॉल्व करेंगे काम कराने में, किस तरीके से वो उनको मोटिवेट करेंगे। क्लियर? बट अगर हम थ्योरी वाई की बात करें तो थ्योरी वाई जस्ट इसकी रिवर्स है। थ्योरी वाई कहती है Theory X is based on a faulty conception of human nature. McGregor recognized certain needs that Theory X fails to take into account. These relate to self-fulfillment, ego satisfaction and the social need of the individual worker. क्योंकि ऊपर तो यही बताया ना कि थ्योरी एक्स में लोगों को बिल्कुल बेकार बताया, ये कह रहा है कि लोगों का कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है भाई, हमारी भी तो कुछ नीड्स हैं, ह्यूमन बीइंग की भी कुछ नीड्स होती हैं, कुछ सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए वो लोग काम करते हैं, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं, कुछ उनकी सोशल नीड है जिनको फुलफिल करने के लिए वो काम करते हैं। टू मीट दीज नीड्स इन बिजनेस, मैग्रेगर सजेस्टेड अ काउंटर अप्रोच टू मैनेजमेंट विच ही कॉल्ड थ्योरी एक्स। तो थ्योरी वाई आई इसलिए क्योंकि मैग्रेगर के अकॉर्डिंग थ्योरी एक्स बिल्कुल भी करेक्ट थ्योरी नहीं है एंड कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडर नहीं किए गए हैं, तो उसके लिए उन्होंने थ्योरी वाई इंट्रोड्यूस किया। थ्योरी वाई में कह रहे हैं कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइज इन द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एंड्स। देखो ऊपर वाले में बोला था कि मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है, बट किस लिए? इन द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक गेन। और यहाँ कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक गेन तो होगा बट सोशल एंड पे भी अगर देखा जाए तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीपल आर नॉट बाय नेचर पैसिव और रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, दे बिकम सो एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ऊपर बोला था कि वो पैसिव होंगे, यहाँ कह रहा है वो पैसिव नहीं है। मोटिवेशन, पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट, कैपेसिटी फॉर अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेडीनेस टू डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर प्रेजेंट इन पीपल। मैनेजमेंट डज नॉट पुट देम देयर। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू रिकॉग्नाइज एंड डेवलप दीज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर देमसेल्व्स। अब ये माना जा रहा है यहाँ पे कि लोग खुद से मतलब मोटिवेटेड होते हैं, वो खुद चाहते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, उनमें कैपेसिटी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, इसीलिए यहाँ पे मैनेजमेंट का ऐसा कोई रोल नहीं है कि वो लोगों को मोटिवेट करे। मैनेजमेंट का सिर्फ ये काम है कि उनके जो पोटेंशियल है उनको बताएं, किसी तरीके से इनडायरेक्टली उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लोगों को बता दें कि हाँ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो, आप अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचो, आप मोटिवेटेड हो सकते हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो यहाँ मैनेजमेंट का काम कभी भी उनको मोटिवेट करने का नहीं है। The essential task of management is to arrange organizational condition and methods of operation so that people can achieve their own goals best by directing their own efforts toward organizational goal। तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज़ बोला गया है कि मैनेजमेंट का काम ऑपरेशन को रेडी करना है एंड लोगों का काम है कि वो अपने गोल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव कर पाए। क्लियर? तो जो थ्योरी वाई है वो कम्प्लीटली जो अजम्पशंस है, किन अजम्पशंस पे डिपेंडेंट है? इन्हीं अजम्पशंस पे ना कि जो लोग हैं वो रेडी है काम करने के लिए, वो कभी भी काम चोरी नहीं करेंगे, वो बिल्कुल भी इररिस्पॉन्सिबल नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। ठीक, जस्ट रिवर्स ऑफ थ्योरी एक्स। द एक्सपेंडिचर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट इज एज नेचुरल एज प्ले एंड रेस्ट। कह रहा है कि जैसे हम खेलते हैं, रेस्ट करते हैं, सेम उसी तरीके से हमारा फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट भी लगता है ऑर्गेनाइजेशन में। द एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज सो inherent dislike for work. Work, if meaningful, should be a source of satisfaction and it can be voluntarily performed.
मैन विल एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डायरेक्शन एंड द सर्विस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू विच ही इज़ कमिटेड। भाई जो काम हमने ज्वाइन किया है उसके लिए कहीं ना कहीं हम सेल्फ डायरेक्टेड होंगे, मतलब हम रेडी होंगे वर्क करने के लिए, उसमें किसी और पर्सन को लग के हमें काम नहीं कराना होगा। कमिटमेंट टू ऑब्जेक्टिव्स इज अ रिजल्ट ऑफ द रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड विद द अचीवमेंट। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारा काम है उनको फुलफ़िल करने का। एंड बेसिकली क्या होता है ना कि हम ये चाहते हैं कि हमें एक अच्छा रिकॉग्निशन मिले, जॉब सेटिस्फैक्शन हो, हमारी सैलरी अच्छी हो, यही सारी चीज़ें होती हैं। द एवरेज ह्यूमन बीइंग अंडर प्रॉपर कंडीशन डज नॉट शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज़ रेडी नॉट ओनली टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल्सो सीक इट। The capacity to exercise a relatively high degree of imagination, ingenuity and creativity in the solution of organizational problem is widely, not narrowly distributed in the population. Under condition of modern industrial life, the intellectual potentials of people are only partially utilized. In utility people have, in reality people have unlimited potential. किसी भी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, मेरे आपके, तो हमारे में बहुत सारी पोटेंशियल्स है। होता क्या है ना कि उनमें से कुछ पोटेंशियल्स हम फाइंड आउट करते हैं और कुछ पोटेंशियल्स हमें पता ही नहीं होता है। क्लियर? तो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई देखें तो बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ हमने देखो डिफ्रेंशिएट भी किया हुआ है कि अगर हम थ्योरी एक्स की बात करें तो इसमें माना जाता है कि लोग अपने काम को पसंद नहीं करते, और थ्योरी वाई में माना जाता है कि काम को बिल्कुल उसी तरीके से किया जाता है जैसे आराम करना, जैसे खेलना। थ्योरी एक्स में कह रहा है कि लोग एम्बिशियस नहीं होते, बट थ्योरी वाई में कह रहा है कि लोग एम्बिशियस होते हैं। थ्योरी एक्स में है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते हो, थ्योरी वाई में है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी होते हो। थ्योरी एक्स में है कि आप डायनामिक नहीं हो नेचर में, बट थ्योरी वाई कहता है कि आप डायनामिक हो। थ्योरी एक्स कहता है कि आप लोअर लेवल पे ज़्यादा फोकस करते हो, दैट इज साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड। एंड थ्योरी वाई कहता है कि हम हर एक लेवल पे कोशिश करते हैं कि हम हर एक लेवल नीड्स को अचीव कर पाएँ। थ्योरी एक्स कह रहा है कि एक्सटर्नल कंट्रोल एंड क्लोज सुपरविजन ज़रूरी है, बट यहाँ सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल है। थ्योरी एक्स में सेंट्रलाइजेशन है, बट थ्योरी वाई में डिसेंट्रलाइजेशन है। एंड थ्योरी एक्स में सेल्फ मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बट अगर हम थ्योरी वाई की बात करें तो सेल्फ मोटिवेटेड है। हमें पता है कि हमें क्या करना है, जैसे हमें पता है कि हमें SRCC में एडमिशन लेना है, हमें पता है कि हमें CMA फाउंडेशन क्रैक करना है, हमें पता है कि हमें UGC नेट क्रैक करना है। तो यहाँ क्या हम सेल्फ मोटिवेटेड है, हमें पता है कि हमें किस तरीके से स्टडीज़ करना है, हमें उसके लिए किसी तीसरे पर्सन को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? Theory Y represents a modern and dynamic nature of human beings. It is based on assumptions which are nearer to reality. No doubt अगर देखा जाए तो reality क्या है, Theory Y है, ना कि Theory X. McGregor's theory of motivation is simple. It helps to crystallize and put into right perspective the findings of the Hawthorne experiments. It has generated wide-ranging and lasting interest in the field of motivation. This theory offers a convenient framework for analyzing the relationship between motivation and leadership style. क्योंकि यहाँ पे यही बोला कि थ्योरी एक्स में हमें ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट हम बता दें जो कि हमने यहाँ थ्योरी में मेंशन नहीं किया है, कि अब आप पूछोगे कि मैम थ्योरी एक्स ज़्यादा सही है या थ्योरी वाई। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि थ्योरी वाई ज़्यादा डिज़ायरेबल है, ज़्यादा प्रोडक्टिव है। ठीक है, बट हर एक सिचुएशन में ये बेस्ट नहीं हो सकती। ऑन द अदर हैंड अगर हम थ्योरी एक्स की बात करें तो ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट होती है कई सारे सिचुएशंस में। ठीक है, और अगर इंडिया की बात करें, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो यहाँ थ्योरी एक्स ज़्यादा चलती है, क्योंकि जनरली आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि अपना काम नहीं करना चाहते, जिनको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, जो चाहते हैं कि बस मेरे को इतना ही पैसा मिलता रहे, हम इसी पैटर्न पे अपना काम करते रहें, उनको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी होती। क्लियर? तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि थ्योरी वाई ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और कुछ लोगों का मानना है कि थ्योरी एक्स अप्रोप्रिएट है, और इंडिया में अगर देखा जाए तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट थ्योरी एक्स है। क्लियर? तो ये होपफुली मैकग्रेगर की थ्योरी भी अब क्लियर होगी। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी है एल्डेफर्स की थ्योरी, ERG थ्योरी, और ERG का फुल फॉर्म क्या है? एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। अब नेक्स्ट थ्योरी है एल्डेफर्स की, और एल्डेफर की थ्योरी का नाम है ERG थ्योरी। ERG का बेसिकली फुल फॉर्म है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। मतलब एल्डेफर की जो थ्योरी है उसका नाम याद रखना है ERG मॉडल, और ERG थ्योरी जिसमें हम लोग बात करेंगे एग्जिस्टेंस की, रिलेटेडनेस की एंड ग्रोथ की। हम पहले ही बता दें कि एल्डेफर्स ने भी अपनी जो थ्योरी है वो कम्प्लीटली किसकी थ्योरी पे बेस्ड रखी? मैस्लोज लेवल ऑफ
मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की पे। उनका कहना था कि एग्जिस्टेंस बेसिकली डिपेंड करता है किस पे, साइकोलॉजिकल नीड एंड सिक्योरिटी नीड पे। अगर हम रिलेटेडनेस की बात करें तो ये शो करता है सोशल नीड एंड एस्टीम नीड्स को, एंड ग्रोथ शो करता है एस्टीम नीड्स एज वेल एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये जो 5 हमने पॉइंट्स देखे थे मैस्लोज में, तो इनका कहना है एग्जिस्टेंस शो करता है किसको, पहले लास्ट के 2 को, जो कि है साइकोलॉजिकल नीड, फूड शेल्टर क्लोथ, एंड सिक्योरिटी नीड, दैट इज जॉब सिक्योरिटी। रिलेटेडनेस रिलेटेड है किससे, सोशल नीड से, जो बेसिकली गैदरिंग की बात करता है या ग्रुप्स की बात करता है, एज वेल एज एस्टीम नीड से। एस्टीम नीड्स मतलब रिकॉग्निशन एंड स्टेटस। और ग्रोथ थ्योरी एस्टीम नीड से तो रिलेटेड है बट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से भी रिलेटेड है, क्योंकि ग्रोथ की बात हो रही है तो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डिपेंडेंट की बात होगी। क्लियर। यहाँ लिखा भी है, एल्डेफर एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डेवलप्ड ईआरजी थ्योरी दैट सजेस्ट दैट देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ कोर नीड्स, पहला एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ईआरजी थ्योरी। दीज ग्रुप्स अलाइन विथ मैस्लोज लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स रिस्पेक्टिवली। आगे मेंशन है एग्जिस्टेंस नीड्स कंसर्न आवर बेसिक मटेरियल रिक्वायरमेंट्स फॉर लिविंग, हमने पहले ही बताया है। दीज इंक्लूड व्हाट मैस्लो कैटेगराइज्ड एज साइकोलॉजिकल नीड्स, दैट इज एयर, फूड, वाटर, शेल्टर एंड सेफ्टी रिलेटेड नीड्स, जैसे कि हेल्थ, सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, जॉब सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी। तो बेसिकली एग्जिस्टेंस किससे रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी रिलेटेड नीड्स से। अगर वो दोनों पॉइंट आप लोग को क्लियर है तो ये भी क्लियर होगा एग्जिस्टेंस। ठीक। देन अगर हम लोग रिलेटेडनेस की बात करें तो लिखा है, रिलेटेडनेस नीड्स हैव टू डू विद द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। दीज नीड्स आर बेस्ड इन सोशल इंटरेक्शंस विद अदर्स एंड अलाइन विद मैस्लोज लेवल ऑफ लव, बिलोंगिंग, रिलेटेडनेस नीड एंड एस्टीम रिलेटेड नीड्स। तो रिलेटेडनेस का मतलब भी नाम से समझ में आ रहा है, रिलेट की करने की बात करें, और रिलेशन मतलब सिर्फ बिलोंगिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ रिस्पेक्ट की भी बात हो रही है, जो कि कहाँ मिलती है, एस्टीम में। एंड फाइनली ग्रोथ नीड्स की बात करें, डिस्क्राइब आवर इंट्रिंसिक डिजायर फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। अब पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें तो ये एस्टीम नीड्स से भी रिलेटेड एज वेल एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स से भी रिलेटेड है, क्योंकि अगर एस्टीम नीड्स की बात करें तो उसमें सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट की बात हुई है, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मॉरलिटी है, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कवरी की बात हो रही है। तो बेसिकली अगर आप लोगों को मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की क्लियर है तो ये पॉइंट बहुत ईजिली आप लोगों को समझ में आया होगा कि एल्डेफर ने जो अपनी थ्योरी है वो कम्प्लीटली किस पे रखी है, मैस्लोज की नीड हायरार्की थ्योरी पे, और इनका कनेक्शन था ईआरजी। ईआरजी का जो फुल फॉर्म है उसके बेसिस पे देखो यहाँ पे हमने कनेक्ट भी किया है कि पहला एग्जिस्टेंस नीड्स, और एग्जिस्टेंस नीड जो है साइकोलॉजिकल नीड एंड सेफ्टी सिक्योरिटी नीड के इक्वल है। रिलेटेडनेस नीड किसके इक्वल है, सोशल नीड एज वेल एज एस्टीम नीड के। एंड ग्रोथ नीड किसके इक्वल है, एस्टीम नीड एज वेल एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के। Aldefer proposed that when a certain category of needs isn't being met, people will redouble their efforts to fulfill needs in a lower category. क्या कह रहा है कि अगर आपकी कोई नीड नहीं फुलफिल होगी तो नो डाउट आप अपने एफर्ट को डबल कर दोगे सो दैट आप उस नीड को फुलफिल कर पाओ। ऐसा ही होता है ना, अगर हमें फूड चाहिए और हमें नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे सो दैट हम फूड अर्न कर पाएँ। क्लियर। तो ये वाली थ्योरी बहुत ही ईजिली आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि एल्डेफर की ईआरजी थ्योरी क्या है। देन नेक्स्ट हमारे पास है अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल बाय मैकक्लेंड। तो अगर कोई पूछे कि अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल किसका है, मैकक्लेंड का है। David C. McClelland, an American psychologist, had developed need theory on motivation and observed that 3 needs motivates human behavior. पहला है पावर, फिर है एफिलिएशन और फिर है अचीवमेंट। इनका कहना था मैकक्लेंड का कि 3 चीज़ें ऐसी हैं, 3 नीड्स ऐसी हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर को कम्प्लीटली मोटिवेट कर सकती हैं। पहला है पावर, फिर है एफिलिएशन और फिर है अचीवमेंट। क्लियर। तो मैकक्लेंड की जो पूरी थ्योरी थी वो 3 चीज़ों पे डिपेंड है, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। और यहाँ देखो नीड को हमने डिनोट किया एन से, अचीवमेंट में ACH रखा है, पावर का POW रखा है और एफिलिएशन का AFF रखा है। मतलब तीनों में जो पहला 3 हमारा अल्फ़ाबेट है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे मेंशन किया है। और एग्जाम में ना ये पूछ सकता है इस तरीके से, इसलिए हम बता दें कि इसको लर्न कर लेना कि मैकक्लेंड की जो थ्योरी थी बेसिकली अचीवमेंट थ्योरी, उसमें उन्होंने 3 चीज़ों पे बात की, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। अब देखो सबसे पहला नीड फॉर अचीवमेंट। द नीड फॉर अचीवमेंट वुड फॉल बिटवीन्स नीड्स फॉर एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जैसा कि हमने मैस्लोज में देखा था कि एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, ये बेसिकली किस पे डिपेंडेंट ऑन अचीवमेंट। तो नीड फॉर अचीवमेंट पे कंप्लीटली हमने किस पे बात की है, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पे।
This need is satisfied not by the manifestation of success which confers status, but with the process of carrying work to its successful completion. यहाँ हम यही ना बात करते हैं कि हम अपना 100% सर्व करें, क्योंकि यहाँ हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की भी बात करें, हम लोग सिर्फ इसकी बात नहीं करें कि हमारा स्टेटस क्या है। हमें एक स्टेटस तो चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, बट साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि हमें जो भी काम मिला है उसको हम सक्सेसफुल कंप्लीट करें, सक्सेसफुली मतलब अपना 100% सर्व करके, जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बोला ही गया है। दिस इज अ ड्राइव टू एक्सेल टू अचीव इन रिलेशन टू अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टू स्ट्राइव टू सक्सीड। हम ये चाहते हैं इसमें कि हम एक स्टैंडर्ड सेट करें हर काम को पूरा करने के लिए और फिर सक्सीड करें। In other words, need for achievement is a behavior directed towards competition with a standard of excellence. Clear? क्योंकि जब हमने एस्टीम के साथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की, तो एस्टीम में हम रिकॉग्निशन एंड स्टेटस की बात करते हैं, बट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हम हमेशा ये बात करते हैं कि हम किस तरीके से अपना 100% सर्व करें सो दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट की जाए। तो वही चीज़ यहाँ कनेक्ट कर दी गई। यहाँ कहा गया कि आपको स्टेटस तो चाहिए, आपको रिकॉग्निशन चाहिए, बट किस तरीके से चाहिए? अपना 100% सर्व करके। हम ये चाहते हैं कि हम जो भी काम करें उसका एक स्टैंडर्ड हम सेट कर दें सो दैट लोग हमें फॉलो करें। क्लियर? McClelland found that people with a high need for achievement perform better than those with a moderate or low need for achievement, and noted regional national differences in achievement motivation. Through his research, McClelland identified the following 3 characteristics of high need achiever. McClelland का कहना था कि जो लोग नीड फॉर अचीवमेंट के लिए काम करें, मतलब जो लोग स्टेटस के लिए काम कर रहे हैं, रिकॉग्निशन के लिए काम कर रहे हैं, 100% सर्व करने के लिए काम कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं कंपैरेटिवली उनके जिनकी नीड फॉर अचीवमेंट कम है। और उनके रिसर्च में 3 चीज़ें थी। पहला कि जो हाई नीड अचीवर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अज्यूम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क और फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। High need achievers tend to set moderately different goals and task calculated risk. High need achievers have a high strong desire for performance feedback. खुद सोचो कि अगर आपकी जो नीड है वो अचीवमेंट की, आप चाहते हो कि आप कुछ अचीव करो अपनी लाइफ में, तो उस केस में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होगे, उस केस में आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क पूरा करने को तैयार होगे, एंड आपको स्ट्रॉन्ग फीडबैक चाहिए कि आपने जो काम किया है उसमें आप कैसे हो, है ना, सो दैट आप खुद को टाइमली इम्प्रूव कर पाओ। तो नो डाउट जो मैकलेन ने रिसर्च की उसके बेसिस पे उनका ये 3 पॉइंट था, बट ये सिंपल है। सिंपली इसमें ये कह रहा है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ जॉब सिक्योरिटी चाहते या अगर आप चाहते एक सोशल सिक्योरिटी या साइकोलॉजिकल नीड्स की बात करें, तो इन केसेस में ना आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश नहीं करोगे। आप क्या चाहोगे कि आपको जितना काम अलॉट किया गया आप उतना कर दो, आपको आपकी सैलरी मिल जाए, दैट्स इट। बट अगर आपकी एस्टीम नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, तभी तो आप अपना 100% सर्व करने की बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें रिकॉग्निशन की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वहाँ हम चाहते हैं कि हम अपना 100% एफर्ट दे सकें। क्लियर? Individuals with a high need for achievement generally will take moderate risk, like situation in which they can take personal responsibility for finding solution to problems and want concrete feedback on their performance. As Macklin points out, no matter how high a person needs to achieve may be, he cannot succeed if he has no opportunities, if the organization keeps him from taking initiative or does not reward him if he does good. सिंपली यहाँ पे यही कह रहा है कि वो लोग जिनकी नीड फॉर अचीवमेंट बहुत ज़्यादा होती है वो ना रिस्क लेने को भी तैयार होते हैं, और वो हर सिचुएशन में ये कोशिश करते हैं कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो अपने से निकालें एंड उसका वो फीडबैक लें। क्योंकि जब हम अपना 100% दे रहे हैं तो हम तो यही ना चाहेंगे कि लोग मेरी तारीफ़ करें, मेरे काम की तारीफ़ करें, और अगर उसमें कुछ कमी है तो वो भी बताएं सो दैट हम उसको टाइमली इम्प्रूव कर पाएँ। क्लियर? Thus, if management wishes to motivate individuals operating on the achievement level, it should assign them tasks that involve a moderate degree of risk of failure. Delegate to them enough authority to take initiative in completing their tasks. Simply इसमें यही चीज़ कह रहा है कि मैकलेन का कहना था कि भाई देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी पर्सन को नीड फॉर अचीवमेंट है तो ये ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है, ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो इस तरह का टास्क उनको असाइन करे कि वहाँ वो खुद से रिस्क ले सकें, वो खुद से चीज़ों को डिसाइड कर सकें, सो दैट वो किसी सिचुएशन में विन भी करेंगे, वो किसी सिचुएशन में फेल भी करेंगे। बट कम्प्लीटली अगर देखा जाए, जब तक आप किसी को इनिशिएट नहीं करने दोगे तब तक किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो नीड फॉर अचीवमेंट रेलेवेंट नहीं होगा। तो नीड फॉर अचीवमेंट तभी रेलेवेंट है जब ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट भी सपोर्ट करे। क्लियर? देन हमारे पास है नीड फॉर पावर। द नीड फॉर पावर इज कंसर्न विद मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन अदर, द डिजायर टू इन्फ्लुएंस अदर, द वेज टू चेंज पीपल एंड द डिजायर टू मेक अ डिफरेंस इन लाइफ। People with a high need for power are people who like to be in control of people and events.
आप सिंपली क्या कह रहे हैं, नीड फॉर पावर मतलब हमारे पास जब पावर होगी ना तो हम उस पावर को कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हम दूसरों पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, दूसरों के डिज़ायर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो उनकी इच्छा है, ठीक है, किसी और की लाइफ में चेंज ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि पावर हमारे हाथ में है। दिस रिजल्ट्स इन अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन टू मैन। People who have a high need for power are categorized as a desire to influence and direct somebody else, a desire to exercise and control over others, a concern for maintaining leader-follower relation। भाई पावर अगर आपको चाहिए तो आपका कंसर्न क्या है? आपका कंसर्न तो यही है ना कि आप किसी और को डायरेक्टली कंट्रोल कर सको, आप किसी और को इन्फ्लुएंस कर सको, आप उनके साथ लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप बना सको, तभी तो आप पावर की बात करो। आप चाहते हो कि आपके हाथ में इतनी पावर हो कि आप लोगों को प्रॉपरली इन्फ्लुएंस कर सको, लोग आपकी बात सुने। The need for power is expressed as a desire to influence others. In relation to Maslow's need hierarchy, again, power would fall somewhere between the needs for esteem and self-actualization. People with a need for power tend to exhibit behaviors such as outspokenness, forcefulness, willingness to engage in confrontation, and a tendency to stand by their original position. They often are persuasive speakers and demand a great deal from others. तो सिंपली देखो, नीड फॉर पावर में सिर्फ इतनी सी चीज़ बोला है ना कि जिनको पावर हंग्री होती है, मतलब जो लोग पावर हंग्री होते हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास एक पावर हो, वो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो हमेशा दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का पॉइंट रखते हैं। क्लियर? तो नीड फॉर पावर भी कहीं ना कहीं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड एस्टीम नीड के बीच में ही है। आप ये चाहते हो कि लोग आपको सुने, फॉलो करें और आप ही की बात माने। लास्ट हमारे पास नीड फॉर एफिलिएशन। द नीड फॉर एफिलिएशन इज डिफाइंड एज अ डिजायर टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन फ्रेंडली एंड वार्म रिलेशंस विद अदर पीपल। द नीड फॉर एफिलिएशन इन मेनी वेज इज सिमिलर टू Maslow's need hierarchy. The people with high need for affiliation have these characteristics. They have a strong desire for acceptance and approval from others. They tend to conform to the wishes of those people whose friendship and companionship they value. They give value and feeling to others. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? दूसरे के साथ रिलेशन मेंटेन करने की, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं वहाँ हम लोगों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने वर्कर्स के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन कर सके, वार्म रिलेशन मेंटेन कर सके। तो ये पॉइंट कहाँ पे कंसिडर किया गया था? अगर हम लोग मैस्लोज नीड की बात करें तो उसमें हमने सोशल नीड में यही चीज़ बताया था कि आप ये चाहते हो कि जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, वो आपको प्रॉपरली काम में सपोर्ट करें। क्लियर? In conclusion, Macklin's definite motive is similar to Maslow's need theory. The person is concerned with forming friendly relation with others, desire for companionship, and the desire to help others. People dominated by inflictive need would be attracted to jobs that allow considerable social interactions, interpersonal relations. A manager could also facilitate their need satisfaction by spending more time with such individuals and periodically bringing them together as a group. क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है जहाँ आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स हैं, जहाँ वो आपको सपोर्ट करें, तो आप कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं टिकने वाले। ठीक है? तो ये एक मैनेजमेंट भी ड्यूटी होती है कि कोई भी पर्सन अगर एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है तो उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे बाकी सारे जो कलीग्स हैं, वर्कर्स हैं, वो उनको सपोर्ट करें, उनके काम को सपोर्ट करें। ठीक है? तो कंप्लीटली अगर देखा जाए, नीड फॉर एफिलिएशन किससे रिलेटेड था? सोशल नीड से रिलेटेड था। तो मैकलिन की जो थ्योरी थी वो भी बहुत सिंपल थी। इन्होंने तीन चीज़ों पे फोकस किया, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर अचीवमेंट एंड पावर अगर देखा जाए तो ये एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड से रिलेटेड है, और नीड फॉर एफिलिएशन सोशल नीड से रिलेटेड है। क्लियर? देन हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है जे स्टेसी की। इनकी थ्योरी का नाम था इक्विटी थ्योरी। क्लियर? जे स्टेसी एडम्स की जो थ्योरी थी वो थी इक्विटी थ्योरी। ये बहुत सिंपल है। इक्विटी थ्योरी सिर्फ इतना कहता है कि एक पर्सन का इनपुट एंड आउटपुट हमेशा इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को 100% दे रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि वो भी हमें 100% रिटर्न करे। क्लियर? जैसे अगर मान लो हम अपना 100% सर्व करें, हम अपना पूरा बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करें, तो ये उनकी ड्यूटी है कि वो हमें अच्छी सैलरी दें, अच्छा एनवायरनमेंट दें, अच्छा बोनस दें। ये किसकी ड्यूटी है? ये ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है। क्योंकि उस केस में अगर आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रहा है, किसी भी एम्प्लॉय को देख लो, अगर प्रॉपर आप रिटर्न नहीं दोगे तो क्या वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100% सर्व करेगा? नहीं। जैसे अगर मान लो हम अपना 100% दे रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं, और मेरे अकॉर्डिंग मेरी सैलरी 1 लाख होनी चाहिए, बट ऑर्गेनाइजेशन हमें सिर्फ 50,000 ही सैलरी दे रहा है और वो किसी भी तरह का कोई इंक्रीमेंट नहीं करा, बोनस नहीं दे रहा, तो उस केस में क्या होगा? धीरे धीरे ये जो 100% हम दे रहे हैं ना, इसको हम भी 50% कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है तो आप भी उतना अच्छा सर्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए एडम
का कहना था इक्विटी थ्योरी में कि इनपुट एंड आउटपुट जो होता है एम्प्लॉय से रिलेटेड वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। क्लियर। लिखा भी है कि इक्विटी थ्योरी, मोस्ट पॉपुलरली नोन एज इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय जॉन स्टेसी एडम्स, अ वर्क प्लेस। इक्विटी थ्योरी इज सिंपल एंड ऑलमोस्ट इंस्टिंक्चुअल. Adams' equity theory calls for a fair balance to struck between an employee's input and employee's output. Input में क्या आ रहा है? वर्क, स्किल लेवल, टॉलरेंस, एंथुसियाज्म. आउटपुट में क्या आ रहा है? सैलरी, बेनिफिट, इंटैंजिबल्स जैसे कि रिकॉग्निशन एंड सो ऑन. एक अच्छा एनवायरनमेंट भी हो गया. क्लियर. तो अगर हम एडम इक्विटी थ्योरी देखें, अगर हम एडम की इक्विटी थ्योरी देखें तो देखो ये कम्प्लीटली मैस्लोज नीड पे नहीं डिपेंडेंट है. मतलब यहाँ नीड की तो बात ही नहीं हुई, यहाँ ज़रूरत की बात नहीं हुई, यहाँ किसकी बात हुई? काम की, कि हम जितना पर्सन सर्व कर रहे हैं हमें उतना रिटर्न मिलना चाहिए. अभी तक हमने जितनी भी थ्योरी देखी थी सबकी सब किस पे डिपेंडेंट थी? नीड पे, कि एक पर्सन की जो नीड होती है उसी के बेसिस पे आप उनको मोटिवेट कर सकते हो. बट इक्विटी थ्योरी में बिल्कुल भी ये बात नहीं बोला. इक्विटी थ्योरी में ये कह रहा है कि अगर आप अपना 100% सर्व करो इन द फॉर्म ऑफ इनपुट तो आपको आउटपुट भी अच्छा मिलना चाहिए. आप खुद सोचो, हमने सोचा हमें 1 लाख सैलरी मिलेगी बट हमें मिल रही है 1.5 लाख सैलरी, तो उस केस में क्या होगा? हम ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाएंगे और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि 100% से भी ज़्यादा सर्व करें, अपना बेस्ट दें ऑर्गेनाइजेशन को, है ना. तो यहाँ हम किस बेसिस पे मोटिवेट हो रहे हैं? आउटपुट के बेसिस पे. The motivation equity theory calls for a balance between employees' inputs and outputs. If employees have a good grasp on what they are doing and what they want to achieve and how it will benefit them, they are most likely to stay motivated. It focuses on the premise that to be motivated, they are being rewarded fairly for the contribution from their side. If the rewards does not match the efforts, employees feel distressed and demotivated. और उससे क्या होगा? मोटिवेशन कम दिखाएंगे, फ्यूअर एफर्ट्स होगा और बैड रिजल्ट होगा गोइंग फॉरवर्ड. तो यही चीज़ हमने समझाई है, यही चीज़ यहाँ मेंशन भी की गई है. द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड एक्सचेंज रिलेशनशिप्स डिराइव फ्रॉम इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी इन अ बेटर वे. अभी कह रहा है कि अगर आप किसी को ओवर पे कर रहे हो, मतलब अगर वो डिजर्व करता है 1 लाख और आप उसको पे कर रहे हो 1.5 लाख, तो उस केस में क्या होगा? व्हेन एन इंडिविजुअल परसीव दैट हिज आउटकम्स आर मोर एज कम्पेयर टू हिज इनपुट. उसने अपना 100% दिया और आप उसको 150% दे रहे हो, तो उस केस में वो एक्सप्रेस कैसे होगा? ये फॉर्मूला याद कर लेना. पर्सनस आउटपुट डिवाइडेड बाय पर्सन इनपुट इज ग्रेटर देन अदर्स आउटपुट डिवाइडेड बाय अदर्स इनपुट. क्योंकि हम किस पे कैलकुलेशन करते हैं? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. तो यही चीज़ बता रहा है कि एक पर्टिकुलर पर्सन का जो आउटकम है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली किसके? इनपुट से. तो यहाँ पे आप बाकी लोगों से ज़्यादा बेनिफिट किसको दे रहे हो? उस पर्टिकुलर पर्सन को दे रहे हो. अगर वो अंडर पेड है, मतलब उसने 100% का काम किया और आप उसको पेमेंट से 50% का कर रहे हो, तो जस्ट ये रिवर्स हो जाएगा. और इक्विटी के केस में मतलब उसने अपना 100% दिया, आपने भी उनको 100% दिया, तो उस केस में ये इक्वल हो जाएगा. क्लियर. Thus, Adams' equity theory shows how motivation is derived from the working environment around us. If someone thinks they are treated fairly, they will be contribute more. If not, they won't perform well at all. It is where bias comes into the picture, and if not addressed on time, it leads to good employees exiting the organization at the first opportunity they get. यही होगा. कह रहा है कि इनकी इक्विटी थ्योरी में सिंपली ये चीज़ कह रहा है कि अगर आप एक पर्सन को अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हो तो वो आपके यहाँ जॉब करेगा. अगर उनको लगता है कि उनको फेयरली ट्रीट किया जा रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को 100% सर्व करेंगे. अदरवाइज क्या होगा? वो ऑर्गेनाइजेशन को 100% सर्व करेंगे. अदरवाइज क्या होगा कि जैसे उनको मौका मिलेगा वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्विच कर जाएंगे. ठीक है, वो छोड़ देंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फैक्टर्स. पहला इनपुट और आउटपुट. तो ये तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं, हमने बता भी दिया कि इनपुट क्या क्या है. यहाँ देखो इनपुट में बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन किए, जिसमें एफर्ट है, एबिलिटी है, स्किल्स है, नॉलेज है. और आउटपुट ना यहाँ गलती से पर्सनल सैक्रिफाइस के पास लिखा गया है. आउटपुट ये सारे मेंशन किए गए हैं. आउटपुट मतलब जो रिटर्न मिलता है, रिकॉग्निशन, फाइनेंशियल रिवॉर्ड, रेपुटेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सो ऑन. तो ये लर्न कर लेना क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकता है. क्लियर. आगे लिखा है नॉट ऑल इनपुट्स और आउटपुट्स कैन बी क्वांटिफाइड एंड मेजर्ड ईजिली. हाउएवर द थ्योरी सजेस्ट दैट मैनेजर्स शुड हेल्प एम्प्लॉयज मैनेज गिवन इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट. जितने भी इनपुट और आउटपुट है क्या सबके सब क्वांटिटी में आप कैलकुलेट कर सकते हो, मॉडल टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते. जैसे अगर हम आउटपुट की बात करें, रिकॉग्निशन, तो ये क्या है? आप इसको कभी भी
क्वांटिटी टर्म्स में या मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते। सेम अगर हम इनपुट की बात करें हमारा स्किल, तो हम उसको कभी भी कैलकुलेट थोड़ी कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को और एम्प्लॉय को इस बेसिस पे सेटिस्फाई होना चाहिए कि उन्होंने कितना सर्व किया और उनको कितना रिटर्न मिला। अगर वो सेटिस्फाइड है इसका मतलब कि उनको रिटर्न अच्छा मिला है, इक्विटी थ्योरी फॉलो हुई है। क्लियर? बाकी आगे का जो पॉइंट है, पैराग्राफ है, वो खुद से रीड कर लेना, उसमें कुछ अलग पॉइंट मेंशन नहीं किया गया है। अब हमारे पास जो लास्ट थ्योरी है वो है विक्टर व्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या कहती है? द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय विक्टर व्रूम ऑफ येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इन 1964। व्रूम स्ट्रेसेस एंड फोकसेस ऑन आउटकम्स एंड नॉट ऑन नीड्स, अनलाइक मैस्लो एंड हर्जबर्ग। जैसे मैस्लो एंड हर्जबर्ग या इनफैक्ट जो पहली 5 हमने थ्योरीज पढ़ाई हैं, सब में हमने बताया कि मोटिवेशन किस पे डिपेंड करता है? नीड पे। ठीक, बट अभी इक्विटी थ्योरी एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में इनका जो कंप्लीटली बेस है वो क्या है? आउटकम। ठीक है, इनका कहना है कि नीड के बेसिस पे मोटिवेशन नहीं होता, आउटकम के बेसिस पे मोटिवेशन होगा। The theory states that the intensity of a tendency to perform in a particular manner is dependent on the intensity of an expectation that the performance will be followed by a definite outcome and on the appeal of the outcome to be individual. Simply दोनों पॉइंट में यही चीज़ कह रहा है कि चाहे हम इक्विटी थ्योरी की बात करें चाहे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात करें, इसमें ये कह रहा है कि जितना हम आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना एफर्ट भी डालते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें 1 लाख मिले और हमें 1 लाख मिलने वाला है, तो हम अपना 100% सर्व करेंगे, अदरवाइज क्या हम अपना 100% सर्व करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। क्लियर? तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? आउटकम पे। द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी स्टेट्स दैट एम्प्लॉयज मोटिवेशन इज एन आउटकम ऑफ हाउ मच एन इंडिविजुअल वांट्स अ रिवॉर्ड, द असेसमेंट दैट द लाइक्लीहुड दैट द एफर्ट विल लीड टू एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस एंड द बिलीव दैट द परफॉर्मेंस विल लीड टू रिवॉर्ड। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में, जैसे इक्विटी थ्योरी में तो कंप्लीटली ये चीज़ बताया कि हमारा इनपुट और आउटपुट अगर इक्वल है तो हम सेटिस्फाइड हैं, और अगर हमें हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट मिल रहा है तो वही चीज़ हमें मोटिवेट भी करता है 100% सर्व करने के लिए। बट एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में क्या कह रहा है कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में आपको 3 चीज़ें देखनी है। पहला बैलेंस देखना है, जिसको हम कह रहे हैं हाउ मच एन इंडिविजुअल वांट्स अ रिवॉर्ड। आपको कितना रिवॉर्ड चाहिए? हो सकता है कि आपको रिवॉर्ड चाहिए 1 लाख। द असेसमेंट दैट द लाइक्लीहुड दैट द एफर्ट विल लीड टू एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। फिर हमें पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है, अगर हम अपना 100% सर्व करें तो हमें ये 1 लाख रुपीज़ मिल सकता है। एंड द बिलीव दैट द परफॉर्मेंस विल लीड टू रिवॉर्ड। और इस बात का भरोसा होना चाहिए कि अगर हम अपना 100% सर्व करें तो हमें ये 1 लाख रुपया मिलेगा। देखो 3 चीज़ें, पहला कि हम कितना रिवॉर्ड उम्मीद कर रहे हैं, दूसरा हम कितना उस पर एफर्ट देना चाह रहे हैं, और तीसरा ये उम्मीद कि हाँ अगर हम अपना 100% सर्व करें तो हमें जो हमने रिवॉर्ड सोचा है वो मिलेगा। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट है, बैलेंस, एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटलिटी। क्लियर? Valence is a significance associated by an individual about the expected outcome. It is an expected and not the actual satisfaction that an employee expects to receive after achieving the goals. ये सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशन है, कोई ज़रूरी नहीं कि इतना आपको रिवॉर्ड के फॉर्म में मिले ही मिले। क्लियर? तो वैलेंस को हमने बेसिकली किससे कनेक्ट किया? वैलेंस दैट इज रिवॉर्ड। क्लियर? जो कि हम लोग आउटकम के नाम से भी जानते हैं। Expectancy is a faith that better efforts will result in better performance. Expectancy is influenced by factors जैसे कि possession of appropriate skills for performing the job, availability of right resources, availability of crucial information and getting the required support for completing the job. तो यहाँ basically expectancy को किससे connect किया है? effort से, या हम कह सकते हैं हमारी परफॉर्मेंस से। क्लियर? वैलेंस में अगर देखा जाए तो हमारा जो आउटकम है उसको हमने किससे कनेक्ट किया था? रिवॉर्ड से। और एक्सपेक्टेंसी में हम अपने एफर्ट को किससे कनेक्ट करें? अपनी परफॉर्मेंस से। इंस्ट्रूमेंटालिटी में अब परफॉर्मेंस को कनेक्ट किया आउटकम से। It is a faith that if you perform well, then a valid outcome will be there. Instrumentality is affected by factors such as belief in the people who decide who receives what outcome, the simplicity of the process deciding who gets what outcome, and clarity of relationship between performance and outcomes. तो instrumentality में हम सिर्फ यही चीज़ कह रहे हैं कि जो हम परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे हमें हमारा आउटपुट मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ 3 चीज़ें हैं जो आप लोग को याद रखनी है कि बैलेंस में कह रहा है कि जो हमारा आउटकम है बेसिकली हम उसको किससे कनेक्ट करेंगे? रिवॉर्ड से। एक्सपेक्टेंसी में कह रहा है कि जो हमारा एफर्ट है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है हमारे परफॉर्मेंस पे। एंड इंस्ट्रूमेंटालिटी में कह रहा है कि जो हमारी परफॉर्मेंस है उसी के बेसिस पे हमें आउटकम मिलता है।
क्लियर। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने सोचा कि आपको 1 लाख रुपए मिलेगा तो आपको 1 लाख रुपए रिवॉर्ड के फॉर्म में मिले ही मिले, क्योंकि आपने जो परफॉर्मेंस दी है उसी के बेसिस पे आपका आउटकम डिसाइड होता है। Thus, the expectancy theory concentrates on the following 3 relationships: effort, performance relationship. What is the likelihood that the individual's effort be recognized in his performance appraisal? Performance reward relationship. It talks about the extent to which the employee believes that getting a good performance appraisal leads to organizational rewards. And rewards personal goals relationship. It is all about the attractiveness or appeal of the potential reward to the individual. मतलब बेसिकली 3 चीज़ों की बात किया: effort, performance relationship, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप, रिवॉर्ड पर्सनल गोल रिलेशनशिप। तो ये तीनों पॉइंट तुम लोग को लर्न करना है कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बेसिकली किस पे कंसंट्रेट करता है। Vroom was of view that employees consciously decide whether to perform or not at the job. This decision solely dependent on the employee's motivation level, which in turn depends on 3 factors of expectancy, balance and instrumentality. Clear? Vroom का कहना सिंपली इतना ही था कि कोई भी पर्सन अगर मोटिवेटेड है तो वो अपना 100% सर्व करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, एंड जितना वो सर्व करेगा उसी के बेसिस पे उसको रिटर्न मिलेगा। तो ये 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट है: एक्सपेक्टेंसी, बैलेंस एंड इंस्ट्रूमेंटालिटी। इसी को हमने यहाँ फॉर्मूले वाइज मेंशन किया है। अब यहाँ देखो, हमने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के कुछ एडवांटेजेस भी मेंशन किए। इट इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, इंडिविजुअल हु वांट टू अचीव मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन एंड वांट्स टू मिनिमाइज डिससैटिस्फैक्शन। दिस थ्योरी स्ट्रेसेस अपॉन द एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन. It emphasizes on rewards or payoffs. It focuses on psychological extravagance, where final objective of individual is to attain maximum pleasure and least pain. Simply expectancy theory के बहुत सारे एडवांटेजेस जिसमें यही चीज़ कह रहा है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। अगर मेरा इंटरेस्ट है तो हम अपना 100% देंगे, अगर 100% देंगे तो हमें 100% रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो जो हमने परफॉर्मेंस दी है उसी के बेसिस पे हमारा आउटकम रहेगा। सिंपली यही पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रहा है। क्लियर? तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो हमने सोचा वो हमें मिले ही, जो हमने किया हमें उसी के बेसिस पे मिलेगा। क्लियर? अगर हमने सोचा कि हमें 1 लाख रुपए मिलेगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि रिवॉर्ड के फॉर्म में हमें 1 लाख रुपए मिले। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी थी कि 1 लाख रुपए उनको देंगे जो अपना 100% सर्व करेगा। अब हमने एक्सपेक्टेशन की 1 लाख की, बट हमने काम कितने का किया? सिर्फ 80% का, तो हमें सिर्फ 80,000 ही मिलेगा, ना कि 1 लाख। क्लियर? ये थी विक्टर व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो लास्ट की जो थ्योरी हमने पढ़ी 2, एक तो विक्टर व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और एक इक्विटी थ्योरी, इन दोनों में ही नीड पे बात नहीं की गई है। इसमें किस पे बात की गई है बेटा? आउटपुट या आउटकम्स में। और बाकी जो हमने 5 थ्योरी पढ़ी थी स्टार्टिंग में, सब में इस पे बात हुई कि जो मोटिवेशन है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है एक पर्टिकुलर पर्सन की नीड पे, ज़रूरत पे। क्लियर? तो ये सातों जो हमारी थ्योरी थे ये रिलेटेड थी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन से। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया। यूजीसी नेट की बात करें, सीएमए फाउंडेशन की बात करें या एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, साथ ही साथ बीकॉम के जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उनमें ये सारे पॉइंट्स कवर करते ही करते हैं। इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना सारी थ्योरीज को। जो हमने बोला भी कि यहाँ पे ये लर्न करना ज़रूरी है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, ये बेसिकली कौन सी थ्योरीज है, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, ये सब लर्न करना है, क्योंकि अभी एमसीक्यूज में देखना हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। बाकी डिटेल में भी हमने थ्योरी बता दी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ पॉइंट्स ऐसे पूछ लेते एग्जाम में जो कि आपको अगर बेसिक्स क्लियर है थ्योरी के तभी आप आंसर कर पाते हो। तो होपफुली हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे। आज के क्लास की जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, साथ ही साथ हमने व्हाट्सएप पे भी चैनल बनाया है, वहाँ पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। स्टिल अगर आप उन लोगों को थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में कोई भी डाउट है तो आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमने आप लोगों को व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के लिंक दी है जहां आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, सो दैट आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें क्लासेस से रिलेटेड। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग कुछ कॉमर्स बेस्ड टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।